नमस्कार बच्चों, क्या हाल है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड लेक्चर। और आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, और साथ ही साथ अलग अलग मीडियम में चार्जेस को रख करके चेक करेंगे कि क्या हो सकता है, उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो किस तरीके से क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बात किया था चार्ज के बारे में, चार्ज के क्वांटाइजेशन के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, और साथ ही साथ हम लोगों ने चार्जिंग के मेथड को भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कूलॉम्स लॉ की तरफ चलेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल पे, कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय मयंक पांडे। मैं मयंक पांडे स्टार्ट करता हूं आज की जर्नी। और सबसे पहले कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ कूलॉम्स लॉ क्या कहता है बेटा? कूलॉम्स लॉ क्या कहता है इसको समझेंगे। कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी जगह पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और एक दूसरा चार्ज रखा है Q2। इनके बीच का सेपरेशन हमने क्या कर दिया, स्मॉल r कर दिया। इनके बीच का सेपरेशन क्या कर दिया, स्मॉल r कर दिया। तो कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि अगर हम दो चार्जेस को एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रख दें तो उन चार्जेस के बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, यानी उनके बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाता है अपने आप। जिस तरीके से ग्रेविटेशन आपने 11th क्लास में पढ़ा था, एक मास को m1 यहाँ पे रखा था, एक मास m2 यहाँ पे रखा था, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखा था, और यहाँ पर क्या लग रहा था, इनके बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाता था जो कि किसके बराबर था, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर। तो उसी तरीके से अगर हम दो चार्जेस को एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रख दें तो उनके बीच में भी एक फोर्स प्रोड्यूस होने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, दोनों को ऐसे रख दिया जाए तो ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगेगा और ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगेगा। इन शॉर्ट, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों क्या होते हैं, पुल और पुश के एग्जाम्पल होते हैं। और पुल और पुश आपने तो बचपन में ही पढ़ा है कि पुल और पुश इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो पुल हो चाहे पुश हो, दोनों ही कंडीशंस में आपका क्या होगा, फोर्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर Q1 और Q2 के बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाएगा। साथ ही साथ कूलाम ने यह कहा कि जो फोर्स होगा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर चार्जेस की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते हो तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो F इक्वल्स टू हो जाएगा Q1, सॉरी इक्वल्स टू नहीं होगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का ही साइन रहेगा, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। और फिजिक्स में जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके जब हम इक्वलिटी का साइन लगाते हैं तो क्या आ जाता है बेटा, राइट साइड में एक कांस्टेंट आ जाता है और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग दे देंगे के। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपका एक फॉर्मूला आ जाता है कि कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा इन दो चार्जेस के बीच में। तो जितना फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में प्रोड्यूस होगा उसकी मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। ठीक है, फोर्स क्या है, फोर्स एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो कूलाम भाई साहब ने अपना लॉ दे दिया। डायरेक्शन के लिए हम लोग अभी चेक करेंगे कैसे होगा। तो डायरेक्शन के लिए अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा और इस डिटेल में जाते हैं इस फॉर्मूले के। ठीक है, तो यहां पर अगली बात क्या है कि यहां पर जो K है, K इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K क्या है बेटा, एक टाइप का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है।
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1/4 पाई, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। और जहां पर वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब क्या हो गया? मीडियम में, अरे यार, चार्जेस को अगर आपने एयर में रखा है तो उनके बीच में फोर्सेस कुछ और लगेंगे। अगर आप उन्हीं चार्जेस को लिक्विड में रख दो, यानी वाटर में रख दो, या फिर आप उन्हीं चार्जेस को ग्लास के अंदर डाल दो, तो क्या सेम फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा ना। मतलब मीडियम पे भी डिपेंडेंसी है कि फोर्स कैसे लगेगा। तो मीडियम जो होता है, कौन सा मीडियम इलेक्ट्रिक चार्ज पे फोर्स अप्लाई करने को कितना परमिट करता है। मतलब दो चार्जेस को अगर हम किसी मीडियम में रखते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स जनरेट होगा उसकी परमिटिविटी क्या है, कितनी परमिशन देता है कि आप फोर्स अप्लाई कर पाते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एप्सिलॉन कहते हैं। तो यहाँ पर एप्सिलॉन जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। इफ एयर एंड वैक्यूम, एयर और वैक्यूम लिया जाए, एयर एंड वैक्यूम इज अ मीडियम, एयर और वैक्यूम होगा मीडियम, तो एयर और वैक्यूम के लिए आपका जो एप्सिलॉन होता है वो हो जाता है, क्या कहते हैं? एप्सिलॉन 0 के बराबर। और एप्सिलॉन 0 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये इसकी क्या है? एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है फॉर एयर एंड वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी? 8.85 इंटू 10⁻12। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूं, दैट इज के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये वैल्यू आ जाती है 9 इंटू 10⁻9। क्या आ जाती है? 9 इंटू 10⁻9। के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 9 इंटू 10⁻9। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि जब मान लेते हैं इफ चार्जेस प्लेस्ड another मीडियम, जब चार्ज को किसी अदर मीडियम में रखा जाएगा तो जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी वो के एप्सिलॉन 0 के इक्वल होगी। वेयर के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या होगा बेटा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। के आपका क्या होगा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों होगा? देखो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जैसे किसी भी मीडियम में आपकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होती है, इस चीज पे डिपेंड करता है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर मीडियम का अपना अपना होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ये के से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर जब एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्या हो गया? के एप्सिलॉन 0 हो गया, तो आपका मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम के लिए फोर्स, एफ एम मीन्स फोर्स इन अ मीडियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता था। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज एफ एम। और अगर मैं एयर और वैक्यूम के लिए निकालूं, फॉर एयर एंड वैक्यूम, तो ये फोर्स हो जाएगा F0 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, Fm अपॉन F0, तो Fm अपॉन F0 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन कट गया। फाइनली आपका बचा क्या? Fm अपॉन F0 इज इक्वल्स टू 1/k। सिंपली यही आपका क्या हुआ? बच गया। तो इसका मतलब Fm इज इक्वल्स टू क्या हो गया? दैट इज F0 अपॉन k, F0 अपॉन k।
तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पर देख लोगे कि भैया जो आपका ये फोर्स है किसी मीडियम में जब रखा जाता है तो उस मीडियम का जितना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतने टाइम्स आपका फोर्स डिक्रीज कर जाता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक Q1 और एक Q2 दो चार्जेस को मान लेते हैं एयर में रखा, उसके बीच में कुछ फोर्स कैपिटल F लगा, ठीक है। हम फिर इसी चार्ज को उतने ही डिस्टेंस पे जब किसी अदर मीडियम में रखेंगे बेटा, तो अदर मीडियम में इसका फोर्स क्या होगा, K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। और K क्या है, उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। उस मीडियम का क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये बात कही थी कूलाम्स ने, ठीक है। तो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ यही बात कही गई कि दो चार्जेस को अगर आप एक पॉइंट पर रख देते हो आपस में कुछ सेपरेशन पे, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा और दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। दोनों फोर्सेस की जो नेचर होगा वो रिपल्सिव भी हो सकता है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है। अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं यानी लाइक चार्जेस हैं तो फोर्स आपका रिपल्सिव होगा। अगर आपके चार्जेस अपोजिट इन नेचर के हैं तो आपका फोर्स अट्रैक्टिव होगा। कहने का सेंस ये है, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों निगेटिव निगेटिव चार्ज हैं तो क्या होगा, फोर्स आपका रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव का मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अगर एक फोर्स प्लस एक चार्ज प्लस एक चार्ज माइनस तो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा आपका फोर्स, ठीक है। तो आपका फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है बेटा इतनी बात, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगली बात आपके बोर्ड में क्या पूछा जाता है, अब पूछा जाता है भैया यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के मतलब जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आई थी ना उसी की यूनिट। तो भैया फोर्स की जो यूनिट ऑफ के क्या कर दोगे, यूनिट ऑफ के ऐसे लिखेंगे, देखिए F इज इक्वल्स टू क्या होता था आपका K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, देन K इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, F R का स्क्वायर अपॉन Q1 एंड Q2। तो यहाँ पर फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन। रेडियस की यूनिट क्या हो गई, मीटर, उसका स्क्वायर लगा है तो मीटर का स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 मतलब Q1 भी कूलाम और Q2 भी कूलाम तो कूलाम का स्क्वायर। तो K की यूनिट क्या आ गई बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इस K की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अगर इसी पे डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला न्यूटन के लिए क्या हो जाएगा, MLT माइनस 2, मीटर के लिए क्या हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन कूलाम के लिए क्या आ जाएगा AT का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ML की पावर 3 T की पावर -4 A की पावर -2। तो इसको थोड़ा सही से लिख लेंगे तो हो जाएगा ML की पावर 3 A की पावर -2 T की पावर -4, ठीक है। ये बेटा आपका क्या होगा, ये आपका ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। इस के की डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ये, ठीक। नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। पॉज करके अपनी खुद की नोट्स बनाइए, ज़्यादा बेटर है। और शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को जितना आप अच्छे से समझेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, जितना आप न्यूमेरिकल लगाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि डेरिवेशंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, शॉर्ट में नोट्स बनाइए। शॉर्ट में नोट्स बनाने के साथ साथ आप अपना क्या कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके पास बुक्स हो, रेफरेंस बुक हो, NCERT हो, हर चीज़, ठीक है। वैसे जितने क्वेश्चंस होंगे NCERT या रेफरेंस बुक में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ लगाने की कोशिश की जाएगी अलग अलग टाइप की, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या कहा जाएगा, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो की बात करते हैं। तो एप्सिलॉन जीरो का बेटा देखो, इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आ जाएगा आपका F इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो देखो एप्सिलॉन जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 Q2 ऊपर है तो आपका हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर,
नीचे क्या आ जाएगा, एफ है तो न्यूटन, 4 पाई की कोई यूनिट होती नहीं, 4 पाई की कांस्टेंट की यूनिट नहीं होती, 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती, तो फोर्स के लिए क्या आ जाएगा न्यूटन, और आर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखो यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर आया था, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है कि एप्सिलॉन जीरो का जो यूनिट होगा वो के की यूनिट का जस्ट अपोजिट होगा। डायमेंशन फॉर्मूला भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा, जहां पर पॉजिटिव पावर्स हैं वहां पर निगेटिव पावर्स कर दीजिए, और जहां पर निगेटिव पावर्स हैं वहां पर पॉजिटिव पावर कर दीजिए, इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद आ जाएगा। तो एक का अगर आप याद कर लेते हो, एक का आप अगर निकाल लेते हो, तो दूसरे का तो बहुत इजी है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो एप्सिलॉन जीरो, अब ये दोनों ही क्वेश्चन एप्सिलॉन जीरो का और के का यूनिट और डायमेंशन कई बार आईएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में पूछा है एक एक नंबर के लिए, कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है, कभी वेरी शॉर्ट टाइप में दे देता है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस ये हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक आध क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इसके बीच में डिस्टेंस R है, यह मैंने अभी आपको बताया। तो मैं मान लेता हूं, लेट सपोज दैट Q1 इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलाम एंड Q2 इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलाम एंड R इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द फोर्स। तो फोर्स क्या होगा? ठीक है, और ये कहाँ पे रखे हुए हैं? एयर में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है बेटा? एयर में रखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो मैंने आपको बताई कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 की वैल्यू है बेटा 2 माइक्रोकूलाम, तो माइक्रोकूलाम से कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें 10 टू पावर -6 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3 को भी कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू पावर -6 से। 10 सेंटीमीटर है तो इसको क्या कर देंगे, 10 इंटू 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 10 टू पावर -1 मीटर। माइक्रोकूलाम में 10 टू पावर 6 का क्यों किया, तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक देख लीजिए। अगर आपको कहीं पर लिखा है मिली कूलाम तो 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर कहीं पर लिखा है माइक्रो कूलाम तो 10 टू पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर कहीं पर लिखा है नैनो कूलाम तो वहाँ पर 10 टू पावर -9 कूलाम से मल्टीप्लाई करेगा, और कहीं पर लिखा है पीको कूलाम तो 10 टू पावर -12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन 4 यूनिट्स का कन्वर्जन आप अच्छे से ध्यान दे दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आता है कूलाम्स लॉ पे, वहाँ पर कभी भी आपको चार्ज कूलाम में दे के नहीं रखता है, कभी माइक्रो कूलाम में दे के रखता है, तो कभी पीको कूलाम में दे के रखेगा, कभी नैनो कूलाम देगा, कभी मिली कूलाम देगा। तो इन 4 कन्वर्जन को आप बड़े अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा कि मिली कूलाम अगर लिखा हुआ है तो कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर माइक्रो कूलाम रखा हुआ है तो 10 टू पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नैनो कूलाम लिखा हुआ है तो 10 टू पावर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर पीको कूलाम लिखा हुआ है तो 10 टू पावर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन में क्या था, माइक्रो कूलाम था, तो मैंने क्या किया, 10 टू पावर -6 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर क्या किया, 2 इंटू 10 टू पावर -6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, Q1 की वैल्यू रख लिया, Q2 की वैल्यू क्या रखा, 3 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन 10 टू पावर -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि R की वैल्यू 10 टू पावर -1 आया था। अब इसको कर लेंगे हम लोग सॉल्व, 3 2 ज़ा 6, 9 6 ज़ा, ठीक है। देखो ना यहाँ पे 3, ये 2 3, जो 10 टू पावर वाली चीजें हैं इसको सॉल्व नहीं करते हैं, 10 टू पावर वाली को अलग सॉल्व करते हैं, और पहले यूज कर लेते हैं, जैसे ये वाला संख्या है, ये वाली संख्या है, और ये वाली, तो इन नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 2 ज़ा 6 और 9 6 ज़ा, ठीक है, यहाँ पर 9 इंटू 6 10 टू पावर, अब ये 9 है, ये हो जाएगा 10 टू पावर -12, एक एक स्टेप ही कर देते हैं आपके लिए हम, 10 टू पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा भाई, 9 6 ज़ा, ठीक है,
54 ना, 9 6 इंटू 10 टू पावर 9 और 12 माइनस 3 अपॉन 10 टू पावर माइनस 2। अब ये ऊपर जाएगा 54 या इसको ही नीचे ले आओ तो हो जाएगा कितना 10 टू पावर माइनस 2 10 टू पावर 3। ठीक है, तो क्या बचेगा, बचेगा 54 अपॉन 10 ओनली, -2 + 3 पावर ऐड हो जाएगी तो -2 और 3 बचेगा 10, डिवाइड किया कितना आ गया बेटा 5.4 न्यूटन। तो ये आपका आ जाएगा फोर्स बिटवीन चार्जेस। तो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग जाएगा 5.4 न्यूटन का। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा लोगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में मान लेते हैं जो पीछे आपने क्वेश्चन लिखा था, ठीक है, ये जो पीछे वाला क्वेश्चन है दिस 5.4 न्यूटन वाला, तो अगर मैं इन्हीं चार्जेस को कहाँ पे रख दूं, एक अलग मीडियम में रख दूं। इफ वी टेक सेम चार्जेस in other medium of dielectric constant K is equals to 2, then find new force। अगर मैं इन्हीं चार्जेस को किसी अदर मीडियम में रख दूं जहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 2 है, तब क्या होगा। तो देखो भैया, एयर में हमने फोर्स निकाला था, कितना था 5.4 न्यूटन, और मुझे निकालना है एफएम, फोर्स इन अ मीडियम। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फोर्स इन अ मीडियम जो होगा वो फोर्स इन एयर और वैक्यूम का के टाइम डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब के को डिवाइड कर देंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे के रखा है 2, तो 5.4 अपॉन 2 दैट इज 2.7 न्यूटन। तो यहाँ पर जो उस नए मीडियम में इन चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा 2.7 न्यूटन। कितना लग जाएगा 2.7 न्यूटन। क्लियर है? ठीक है बेटा, समझ में आई इतनी बात? तो दूसरे मीडियम में रखेंगे तो ये हो जाएगा। अगली बात करते हैं। अगली बात देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इफ two charges placed at some distance and if we decrease the distance between them by half of initial distance, then find new force। ठीक है, तो अगर मान लीजिए दो चार्जेस रखे हुए हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, इसके बीच की डिस्टेंस R है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया मैंने कि अगर मैं इनिशियल फोर्स देख रहा हूँ Fi, तो अभी इसके बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, अभी इसके बीच में फोर्स कितना लग रहा है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर मैं बात करता हूँ कि जब डिस्टेंस को मैंने आधा कर दिया, तो डिस्टेंस को इनके बीच में आधा कर दिया, तो नाउ जो R डैश है वो कितना हो जाएगा R/2। अब मैंने इन चार्जेस को यहाँ पर रख दिया Q1 और Q2, डिस्टेंस को आधा कर दिया, दैट इज अब इसके पास जो नया डिस्टेंस है वो क्या हो गया R डैश हो गया। तो फाइनल फोर्स आपका कितना आ जाएगा K
Q1 Q2 अपॉन R डैश का स्क्वायर, और R डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, R डैश की वैल्यू है आपकी R/2, तो R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, R/2 का होल स्क्वायर। तो डेट इज कितना हो जाएगा यहाँ पर, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये K Q1 Q2 R स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, Fi के बराबर, तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू Fi, मतलब आपका जो फोर्स है वो 4 टाइम क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, 4 गुना क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो अब यहाँ से भी एक शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो आप कि अगर आप डिस्टेंस को जितने टाइम्स इंक्रीज करोगे, जितने टाइम इंक्रीज करोगे उसके स्क्वायर टाइम आपका फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, और जितने टाइम आप इसको डिक्रीज करोगे उसके स्क्वायर टाइम आपका फोर्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे मैंने देखो यहां पर आधा किया था, यानी 2 टाइम्स डिक्रीज किया था, किसको किसको किया था, डिस्टेंस को। तो फोर्स मेरा, अब डिस्टेंस डिक्रीज किया है तो फोर्स हमारा क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो फोर्स हमारा इंक्रीज होगा, लेकिन कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, लगभग 4 गुना। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, क्योंकि मैंने 2 गुना डिक्रीज किया था अपने डिस्टेंस को। तो हमारा जो फोर्स होगा वो इसके स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर टाइम्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये भी एक टाइप की क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, क्लियर है बेटा इतनी बात, इतने में आपको कोई प्रॉब्लम, कूलॉम्स लॉ में नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया O, ठीक है। अब 11th क्लास में आपने पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट में क्या था बेटा, यहाँ पर इस तरीके से एक पॉइंट है, तो इससे यहाँ से ओरिजिन से एक वेक्टर खींच लिया, दैट इज वेक्टर R1, दैट इज वेक्टर R2, कुछ इस तरीके से आपने पोजीशन वेक्टर 11th में पढ़ा है। तो मैं O से Q1 की तरफ एक पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ क्या, R1 वेक्टर, और O से Q2 के बीच में एक वेक्टर मान लेता हूँ, दैट इज R2 वेक्टर। मैं मान लेता हूँ Q2 की वजह से Q1 पर जो फोर्स अप्लाई होगा दैट इज F21, और Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स अप्लाई होगा दैट इज F12, ठीक है। अभी मैं रिपल्सिव फोर्स मान ले रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव चार्ज ही मान ले रहा हूँ। तो F21 इधर की ओर और F12 इधर की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे जरा बात करेंगे बेटा कि अगर मैं R21 का मतलब क्या, R2 वेक्टर में से R1 वेक्टर को माइनस कर दूं तो कितना आएगा, देखो ये R2 वेक्टर इतना बड़ा सा है, इसमें से R1 वेक्टर माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, ये यहाँ से ले करके यहाँ तक। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या होगी, R21 का वेक्टर, ठीक है, जिसका डायरेक्शन किधर होगा बेटा, इधर की ओर। अगर मैं R12 वेक्टर निकालता हूं तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो ये ऐसे पलट जाएगा, ठीक है। ये वाला R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो ये पलट जाएगा, और जब ये पलट जाएगा तो फिर इतना ही डिक्रीज होगा, इतना ही बचेगा। तो ये वेक्टर होगा R12 वेक्टर, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा बेटा, इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि R2 बड़ा है, R2 कुछ, अरे यार R1 छोटा है, R2 क्या है, R1 छोटा है, R2 बड़ा है। तो R2 जब बड़ा है तो जब आप वेक्टर को माइनस करोगे तो वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो R2 वेक्टर इधर की ओर हो जाएगा।
और R2 बड़ा भी है तो R1 में से माइनस करोगे तो बचेगा तो R2 का ही पार्ट, तो R2 का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, तो इसलिए R12 का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर की ओर हो गया बेटा। लेकिन दोनों ही केसेस में अगर आप क्या देखोगे कि अगर आप R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखते हो और R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखते हो तो दोनों का मैग्नीट्यूड यानी लंबाई सेम ही है, और उस लंबाई को मैं क्या मान लेता हूँ, R मान लेता हूँ, उस लंबाई को मैं क्या मान लेता हूँ, R मान लेता हूँ। लेकिन फोर्स 1-2 के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, R21 वेक्टर है, तो R21 वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको क्या हम ले सकते हैं, R21 का कैप, यूनिट वेक्टर क्या ले सकते हैं, R21 का कैप, और इस तरफ जो वेक्टर है उसका हम लोग यूनिट वेक्टर क्या ले सकते हैं, R12 का कैप, क्या ले सकते हैं, R12 का कैप। तो R21 का कैप इस डायरेक्शन में है, R12 का कैप इस डायरेक्शन में, यानी R21 कैप और R12 कैप दोनों ही यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का 1 ही होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। लेकिन मामला क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R21 कैप इज इक्वल्स टू माइनस R12 का कैप। इस इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी अभी। अब हम लोग यहाँ पर देखो लिखते हैं कुछ, क्या लिखते हैं देखो समझिएगा, F1 इज इक्वल्स टू, सॉरी F12, F, ये कलर नहीं देंगे, ये बहुत ज़्यादा डार्क, ठीक है, F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, R का मतलब यही R का, लेकिन हम कौन सा फोर्स लग रहा है, F12, F12 के डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, R21, तो मैं इसको R21 कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में फोर्स निकल आएगा। अरे यार F12 फोर्स निकाल रहे हो तो इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको जब तक मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक इसको वेक्टर कर कैसे सकते हैं, क्योंकि वेक्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मुझे मैग्नीट्यूड तो इससे मिल गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी मैंने बताया था कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप फोर्स का क्या निकालना चाहते हो, मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, तो ये आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को सॉल्व करना होगा। तो इस फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड मिल गया और साथ में उसी के डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पूरा का पूरा क्या मिल गया, फोर्स वेक्टर मिल गया। अगर इसी तरीके से मैं लिखना चाहता हूं F21 वेक्टर तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर दैट इज R12 का कैप, ठीक है। और अभी जस्ट लिखा है हम लोगों ने R21 इज इक्वल्स टू माइनस R12, तो यार लिख लेते हैं F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग R21 कैप की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R12 का कैप माइनस में, इस माइनस को बाहर ले आते हैं तो माइनस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डॉट R12 का कैप, और यहाँ क्या है, F12 है। अब यहाँ पर फोर्स F12 है और यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को जरा ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ माइनस को इंक्लूड मत कीजिएगा और सिर्फ इतने को ध्यान दीजिए, ये वाला वैल्यू और F21 की वैल्यू देखिए क्या सेम है, तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, F12 इज इक्वल्स टू F21 वेक्टर, वो भी माइनस में F21 वेक्टर। तो F12 क्या था, फोर्स ऑन Q2 चार्ज, F21 वेक्टर क्या था, फोर्स ऑन Q1 चार्ज। दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इससे हमको तीन बातें पता चल रही बेटा, तीन बातें क्या पता चल रही, पहली तो F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर का मतलब ये हो गया, फर्स्ट मतलब बोथ forces are equal and opposite in direction, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। यानी ऐसा नहीं है कि अगर हम 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रख रहे हैं और 3 माइक्रोकूलम का चार्ज रख रहे हैं तो 3 वाला 2 पे ज्यादा फोर्स लगा देगा और 2 वाला 3 पे कम लगाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितना 3 वाले पे फोर्स लगेगा उतना ही 2 वाले पे भी फोर्स लगेगा, बस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा।
तो दोनों चार्जेस के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। एंड द सेकेंड इज नंबर टू। नंबर टू क्या कह रहा है, नंबर टू ये कह रहा है कि इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का मतलब क्या हो गया बेटा, एक्शन रिएक्शन लॉ 11th क्लास में आपने पढ़ा था। ठीक है, फोर्स में। ठीक है, तो वहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जितना फोर्स अप्लाई करते हैं वो उतना ही इक्वल फोर्स हम दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा पहले ऑब्जेक्ट पर लगने लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है भैया, जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे भी लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, ये भी आपका सेकेंड लॉ को ओबे किया। और तीसरी चीज यहां पर क्या पता चली, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा फोर्स जो एक पॉइंट पर अप्लाई हो या फिर एक पॉइंट पर इस तरीके से अप्लाई हो, मतलब अवे फ्रॉम द पॉइंट हो या टूवर्ड्स द पॉइंट हो। तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। जैसे सेंट्रल फोर्स में एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी आता है। सेंट्रल फोर्स में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका सेंट्रल फोर्स ही होता है। ठीक है बेटा, तो इसे कहते हैं कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और फोर्सेस का डायरेक्शन चीजों को, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट बोथ चार्जेस अप्लाई द सेम फोर्स ऑन ईच अदर, तो आप कैसे करोगे, आप कैसे करोगे, आप इसी डेरिवेशन के थ्रू ही प्रूफ कर पाओगे कि ये डेरिवेशन जब करोगे और यहाँ पर फाइनल फोर्स आपका आएगा F12 = F21, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और बाकी की पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड्स पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा। ये तो कूलॉम्स लॉ था। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज को कवर किया, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ कवर किया, थर्ड लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कवर करेंगे। और एक पार्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का मान के चलिए खत्म। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो फर्स्ट पार्ट आपका थर्ड लेक्चर में खत्म होगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे गॉस थ्योरम में। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। नमस्कार।